तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आज आप लोगों के लिए फिर क्लास 12 का नेक्स्ट डे के क्लास 12 का फिजिक्स भी लेकर आए हैं। इसमें आप लोगों को हम पिछला कक्षा में स्थिर विद्युत और आवेश तथा आवेश के संरक्षण के सिद्धांत तक पढ़ा चुके थे। अब इस क्लास में आप लोगों को बताएंगे चालक, कुचालक, अर्धचालक, गतिचालक, विद्युत बल्ब के लिए कूलाम का नियम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कूलाम के नियम के कुछ मुख्य तथ्य हैं, मतलब डेली ऐसे ही 5-6 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जितने पॉइंट लिखे हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक, गतिचालक, ये आप लोग पिछला क्लास में 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा किसी को थोड़ा टेक्निकल ढंग से बताया जाएगा ताकि आप लोगों को पहचानने में सावधानी हो। और इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी ले जाएंगे इसको बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट प्ले लिस्ट के फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चालक। तो चालक आप लोगों को पता है कि चालक किसे कहते हैं। चालक का डिफिनीशन देखिए, आप लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो हम बता भी दे रहे हैं। चालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे होकर या गुजरकर विद्युत आर पार प्रवाह करता है, आर पार प्रवाह करता है, उन पदार्थों को चालक कहते हैं। उन पदार्थों को चालक कहते हैं। मतलब जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में करंट पूरी आर पार करता है, मतलब इस छोर से इस छोर तक, उसको क्या कहते हैं? चालक। जैसे मान लीजिए ले लिए हम लोहा में करंट पूरी पार करता है, या हम ले लिए एल्युमिनियम, कोई ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें विद्युत आर पार करता है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे चालक का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। जैसे में यहाँ पर क्या होगा? जैसे में होगा लोहा, एल्युमिनियम। जैसे हम लोग का शरीर है, इसमें भी क्या होता है? करंट देने पर आ जाता है, झटका लगने लगता है। एक से जिस तरह मुझ में करंट है, कोई मुझको पकड़ा है तो उसको भी ये करंट मतलब मुझसे आर पार होकर उसमें भी जा रहा है। तो इस तरह मानव तथा जीव जंतुओं के शरीर, मानव तथा जीव जंतु के शरीर, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जिस वस्तुओं में करंट आर पार करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं चालक पदार्थ जिनमें करंट चलता है। चालक मतलब वो ही है, चलने वाला, ड्राइवर भी इसको चालक भी कहते हैं, सुचालक भी कहते हैं। चालक, सुचालक, इंग्लिश में कंडक्टर, ड्राइवर दोनों कहा जाता है इसको। तो यही है चालक का डिफिनीशन। अब देखिए एक और इसका केमिस्ट्री की भाषा में एक और इसका एग्जांपल होता है। जैसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक एग्जांपल ये होता है, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि वैसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 यानी संयोगी इलेक्ट्रॉन, वैसे तत्व जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इसका डिफिनीशन ये होता है। आप लोगों को बता दे रहे हैं, इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार डालकर डिफिनीशन समझने के लिए। ऐसे तत्व जिनके
बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन या संयोगी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के, और देखते हैं कि ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संयोगी इलेक्ट्रॉन, संयोगी इलेक्ट्रॉन, तो संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होने पर, संयोगी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, की संख्या यानी देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोगी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कि संख्या कितनी होनी चाहिए, क्या आएगा वहां पर, तो ये चालक होगा, तो 1 2 3 रहने पर ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहने पर, ऐसे तत्व चालक होते हैं। ये देखिए, ये तो 10th क्लास में फिजिकली रूप से ये डिफिनेशन दिया जाता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आर पार करता है उसे चालक कहते हैं। ये तो समझ में गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संयोगी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, तो संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 रहने पर वो पदार्थ क्या, वो तत्व क्या होते हैं, चालक होते हैं। जैसे यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम लेते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, C6, तो कार्बन का हम लोग निकालेंगे तो होगा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम निकाल रहे हैं 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को 9th क्लास में पिछले क्लास में पढ़ाया गया होगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। 1s2 2s2 और 2p2 ये प्रथम कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। अब देख रहे हैं प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। सबसे बाह्यतम कक्षा यानी p क्लास में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2 है। कितनी है, 2। तो इसी प्रकार कार्बन क्या हो जाएगा, चालक, क्योंकि यहाँ पर लिखवाया है कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 आएगा वो तत्व क्या होंगे, चालक होंगे। तो अतः कार्बन क्या है, चालक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताए हैं, अतः कार्बन क्या है, चालक है। ये आप लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि कभी कभी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लड़कों को समझ में नहीं आता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट हम लोग, कुचालक। पॉइंट इसका मतलब प्ले लिस्ट में सेकेंड पॉइंट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, कुचालक। जिस तरह चालक का डेफिनेशन बताएं उसी तरह कुचालक को भी बताएंगे। तो कुचालक किसे कहते हैं, कुचालक, ठीक है। कुचालक यानी जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे सूखी हुई लकड़ी है ना, प्लास्टिक, भींगी हुई लकड़ी में तो करंट आता है। जैसे जिन मतलब रबर, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, कुचालक। यहाँ पर लिखेंगे जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाहित, जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होता है उसे
कुचालक कहते हैं। ये तो आप लोग समझ ही गए। कुचालक किसको कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में क्या होगा? सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी। भीगी लकड़ी में तो इस तरह करंट आता है, लेकिन सूखी लकड़ी में नहीं आएगा। इसके बाद हम ले सकते हैं रबर इत्यादि। जो भी होगा आप लोग लिख सकते हैं, मतलब अपने आप से। जिन जिन वस्तुओं में करंट नहीं आएगा वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कुचालक। अगर अब आते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज से इसका डेफिनेशन देने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 रहेगा, तो वो क्या होंगे? कुचालक या अधातु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कुचालक या अधातु। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के हिसाब से अगर चलते हैं, इसका डेफिनेशन ये होगा, जिन तत्वों के संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? 5, 6, 7। जिन तत्वों में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 5, 6, 7 हो, वे क्या कहलाते हैं? जिन तत्वों की संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 और 7 हो, वे तत्व विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक यानी विद्युत रोधी, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, करंट नहीं आएगा, नहीं जाएगा। इसमें एक चीज और, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इसमें करंट का आना जाना नहीं रहेगा। जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5, 6 और 7। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे आप लोग को बता रहे हैं। अब आते हैं अर्धचालक पर। तो अर्धचालक जिनमें जो इसमें क्या होता है कि विद्युत पूरी पार नहीं करता है, मतलब कुछ भाग उसका पार करेगा और कुछ भाग उसका पार नहीं करेगा। जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन है, उसमें करंट देने पर जो विद्युत होता है उसके कुछ भाग को ही पार कर पाता है, पूरे भाग को आर पार नहीं कर पाता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अर्धचालक कहा जाता है। अर्ध मतलब होता है आधा भाग, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। तो हम लोग अर्धचालक का डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोधकता चालक से अधिक, लेकिन कुचालक से कम हो तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं?
अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। और प्रतिरोधकता मतलब ये होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उसके प्रवाह को, विद्युत के प्रवाह को रोकता है। क्या करता है? उसको रोकता है, प्रतिरोध पैदा करता है। प्रतिरोध मतलब उसके रास्ते में खड़ा होना, उसको रोकना। तो यहाँ इसकी जो प्रतिरोधकता होगी वो चालक से ज्यादा, मतलब चालक पदार्थ का जो रेजिस्टेंस होता है उससे इसका क्या होगा? से ज्यादा। और कुचालक के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसका होता है? कुचालक का। तो चालक, कंडक्टर और जो चालक है, चालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कंडक्टर से ज्यादा, मतलब चालक से इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? सेमीकंडक्टर की ज्यादा होगी प्रतिरोधकता, लेकिन इंसुलेटर से कम। तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे? ये कहलाएंगे अर्धचालक। जैसे यहाँ पर जैसे में आएगा आप लोगों का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये भी क्या है? विद्युत का अर्धचालक है। ऑक्सीजन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, बहुत से ऐसे धातु हैं इत्यादि। मतलब इनमें क्या होता है कि विद्युत धारा पूरी पार नहीं करता है, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? अर्धचालक। जिनमें पूरी पार हो जाएगा वो हो जाएंगे चालक। जिनमें कुछ भी पार नहीं होगा, एक अंश भी पार नहीं होगा, वो क्या होगा? कुचालक। जिनमें आधा आधी पार करता है उसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। अब आते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज से इसका डिफिनेशन देते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? 4, केवल 4। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे तत्व जिनके संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 4 हो। क्या हो? केवल 4 हो। संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल 4। वे अर्धचालक होते हैं। वे अर्धचालक होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में लिए थे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p4। देखिए 4 2 6 2 8 आ गया ना। इसकी परमाणु संख्या 8। इसका वास्तविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। तो इसीलिए जब 4 है तो ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अर्धचालक है। ऑक्सीजन क्या है? अर्धचालक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट का पॉइंट, अतिचालक, सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पर बताएंगे इसका डिफिनेशन ये होता है कि जिन पदार्थों को एक निश्चित ताप तक ठंडा करने पर, उनको एकदम ठंडा करने पर जिनकी प्रतिरोधकता एकदम शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य, जीरो। जिसमें प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? एकदम शून्य, मतलब उसमें करंट बहुत तेजी से पार होगा, बहुत तेजी से। उसमें थोड़ा सा भी प्रतिरोधकता नहीं होगा, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जिन पदार्थों को
ठंडा करने पर उनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। प्रतिरोधकता मतलब उस धातु में, उस पदार्थ में थोड़ा से भी विद्युत को रोकने की क्षमता नहीं होगी, अल्प समय के लिए भी नहीं, यानी उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो वे पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। सुपर कंडक्टर, ड्राइवर, जो भी कहना है कह सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चांदी। चांदी को सुपर कंडक्टर ही कहा जाता है। चांदी को सुपर कंडक्टर कहते हैं। चांदी को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, अति चालक कहते हैं। अब इसको अगर आप लोग सोचिएगा कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैलेंस्ड होगा, 8 होगा, तो वो क्या होंगे, अति चालक। ये गलत है, क्योंकि उसके लिए दूसरा वो क्या होते हैं, अब बता रहे हैं उसके बाद। तो ये होगा अति चालक, मतलब सुपर कंडक्टर। चांदी को ही क्या कहता है, अति चालक। यहाँ पर देखिए नोट पे लिखवा दे रहे हैं, वैसे तत्व जिनके संयोगी इलेक्ट्रॉन क्या हो, 8 हो, वे निष्क्रिय या अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। ये जिनका बैलेंस्ड होगा, 8 होगा, वो क्या होंगे, वैसे तत्व जिनके संयोगी इलेक्ट्रॉन 8 हो, वे निष्क्रिय या अक्रिय होते हैं। ये था नेक्स्ट पॉइंट। और अगला पॉइंट हम लोग हैं कि विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बेसिक बता रहे थे अभी तक, ये भी जानना जरूरी था। तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम। तो कूलाम नियम मतलब वही कूलाम का नियम जो विद्युत बल के लिए दिया गया था। विद्युत दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को गणना करने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं कूलाम का नियम का, कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलाम ने एक नियम का
प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। साइंस में आप लोग को एक चीज बता देना चाहते हैं कि हर टॉपिक लिखवाने से ज्यादा जरूरी होता है समझना, और आप लोग आईएससी के छात्र हैं तो ये आप लोगों को समझने की क्षमता आप लोगों की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये हर चीज लिखवाना भी सही नहीं है। यहाँ पर आप लोग इस कूलाम का नियम, इसके डिफिनेशन आप लोग खुद अपने भाषा में दे सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए, मतलब दो आवेशों के बीच जो आकर्षण या विकर्षण बल लगता है उसकी गणना करने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक सी कूलाम ने एक नियम प्रतिपादन किया जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, मतलब नोट करने के बाद अब इसके नियम अनुसार बताएंगे कि इन्होंने नियम में क्या दिया, तो इनके नियमानुसार अब चलेंगे। नियमानुसार मतलब नियम से, कूलाम के नियम से यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। ये तो इसका डेफिनेशन था कि मतलब इस आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालने के लिए जो नियम दिया गया उसे कूलाम का नियम कहा गया। लेकिन नियम के अनुसार कूलाम के नियम से, तो यहाँ पर कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम मतलब कूलाम का नियम क्या कहता है, बल निकालने के लिए ये नियम क्या कहता है? तो कूलाम का नियम यही कहता है कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला, आप लोगों को एकदम 100% क्लियर है, बस ध्यान से समझिएगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब ये बल के लिए जो ये बल होते हैं यहाँ पर ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, मतलब दो, जैसे लगने वाला बल, पहला कंडीशन क्या होगा, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा तो ये होगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का, पहला कंडीशन में जो उनका द्रव्यमान होगा उनके गुणनफलों, द्रव्यमानों के गुणनफलों का समानुपाती होता है। मतलब फर्स्ट कंडीशन कि दो विद्युत आवेशों के बीच जो, जैसे एक ही जाति के होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और अलग अलग जाति के होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो दोनों आवेशों के बीच, जैसे सपोज दैट आप लोग एग्जाम्पल में बताएंगे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तथा दूसरा कंडीशन में होता है तथा उनके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपातिक होता है। देखिए इसके लिए दो कंडीशन हुआ। पहला कंडीशन, इनके बीच जो दोनों, मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच जो पहला कंडीशन में बल रहेगा तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुपात में और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। समान अनुपातिक तथा व्युत्क्रमानुपातिक होता है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये जो इसका दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम, इस नियम को हम लोग वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम लोग वर्ग व्युत्क्रम, इस नियम को वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं। वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम है इसको वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो इनका आवेशों के गणना करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया, जिससे कूलाम को नियम कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इसके कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुपाती, जो उनका द्रव्यमान होगा उसके गुणनफल का समान अनुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की जो दूरी होगी, उनके बीच की, यहाँ पर एक चीज, उनके दूरी के या बीच की दूरी के सेम चीज है, बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो अब इसको हम प्रूफ कराएंगे कि कैसे होता है और इसको देखिएगा कैसे प्रूफ करा रहे हैं। आप लोग को बस यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कैसे होता है, बस यही इसका क्या था, ये तो लॉजिक था, अभी थ्योरी हुआ है, इसका कंसेप्ट देखिए क्लियर करा दे रहे हैं कि मतलब कैसे होता है, बस इसी पर चलेगा। तो सबसे पहले इसको हम बताएंगे कूलॉम के नियम में। यहाँ से आप लोगों को मेन इसका यही दो पॉइंट आप लोग को याद करना है कि उनके बीच लगने वाला बल, जो बल है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुपातिक तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है और इससे वर्ग का व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम रखेंगे और आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे कैसे रखना है। इसीलिए इसको अभी मिटा नहीं रहे ताकि आप लोग को समझाने में आसानी होगी और आप लोग ढंग से समझ जाइएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि Q1 एवं Q2 दो आवेश हैं। क्या है, Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश हैं। ये एक ही जाति के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इस तरह हम लिख दिए हैं Q1 और Q2 क्या हो गए, दो आवेश हैं। और यहाँ पर फिर दोनों की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी r है तथा दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखवाए हैं कि दो आवेश हैं। तो मान लीजिए Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, r है तथा उन दोनों के बीच जो बल लगेगा, फिगर से समझिएगा। मान लीजिए एक यहाँ पर चार्ज है Q1 और कुछ यहाँ से इसके कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2, ठीक है।
अब इन दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां तक इन दोनों के बीच की दूरी है r। क्या है, r। और दोनों के बीच अगर मान लीजिए दोनों पर प्लस चार्ज, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, या दोनों पर प्लस प्लस है, तो अगर प्लस माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो एक दूसरे को खींचने में, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, तो एक दूसरे को खींचने में जो बल यहाँ पर लगेगा वो क्या है, F है। क्या है, F। या अगर अलग अलग जाति के हैं तो एक दूसरे को खींच रहे हैं, अगर दोनों प्लस प्लस हो जाएगा तो एक दूसरे को ढकेलेंगे, तो ढकेलने में भी यहाँ पर बल लगेगा, तो जो बल लगेगा वो क्या है, F। अब देखिए हम लोग का इसी से हम लोग का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। कह रहे हैं कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुपाती। क्या कह रहा है, फर्स्ट में उनके द्रव्यमानों के जो बल लगेगा, दोनों के बीच लगने वाला बल, यानी यहाँ से देखिए F, यहाँ से हम फिर इसके फिगर के बाद यहाँ से आए, यानी लगने वाला बल F क्या होगा, द्रव्यमानों के तो Q1 और Q2 इसके क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समान अनुपातिक। तो सबसे पहले समान अनुपातिक का साइन देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। ठीक है, हो गया। यानी जो बल है ये किसके समान अनुपात में है ना, Q1 और Q2 पे। और उसके बाद उनकी दूरी के वर्ग का, तो दूरी r है, तो सबसे पहले दूरी का वर्ग कराएंगे तो r² हो जाएगा। दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती, तो व्युत मतलब 1/r²। देखिए इसी से आया ना, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, तो Q1 और Q2 उनका क्या है, द्रव्यमान है। Q1 और Q2 द्रव्यमान के, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, या द्रव्यमान के दो आवेश। यहाँ पर ये छूट गया, Q1 और Q2 द्रव्यमान, यहाँ पर छूट गया है, द्रव्यमान के Q1 और Q2 द्रव्यमान के दो आवेश हैं, तो इनका द्रव्यमान Q1 और Q2 है। अब यहाँ पर हम इसको तो क्या हो, Q1 इंटू Q2 गुणे 1/r²। इससे आ गया Q1 एवं Q2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर इसको सिद्ध कराते हैं, तो ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ से द्रव्यमानों का गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2। माना कि Q1 एवं Q2 द्रव्यमान के दो आवेश हैं, एक आवेश का द्रव्यमान Q1 है और एक आवेश का द्रव्यमान क्या है, Q2। तो दोनों का गुणनफल करा दिए थे, इतना आ गया। अब इसको हम क्या कराते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मेट कहाँ से आया है। तो अब इसको हम यहाँ से सिद्ध कराते हैं। देखिए तो हम लोग को यहाँ पर मिला F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 इक्वल गुणा में 1/r²। अब जब हम लोग F को इक्वल टू में कराते हैं तो समान अनुपातिक मतलब समान अनुपात में, इसको जब बराबर कराते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं K। क्या लेते हैं, K। और फिर यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में r²। Q1 इंटू Q2 बटा में r²। अब जब ये जो नियतांक है, कांस्टेंट का मतलब आप लोगों को बता देते हैं। बहुत से लोग कांस्टेंट का मतलब नहीं समझते कि फिजिक्स में किसी भी मान को एक्यूरेट निकालने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। जैसे भोजपुरी में पसना कहा जाता है। कोई सामान तेल और हम लोग लेने जाते हैं तो पहले डीबा को तोड़कर तब उसका पसना बनाया जाता है, फिर उसमें तेल डाला जाता है, ताकि उस डीबा के क्वांटिटी के बराबर भी कुछ हम लोगों को मतलब उसके बदले में तेल मिल सके। जितना डीबा भारी है उसका भी वेट किया जाता है, तो उसी तरह ये पसना भी उसी का काम करता है। ये कांस्टेंट भी पसना का काम करता है, भोजपुरी लैंग्वेज में पसना उसको बोला जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं K। तो K की वैल्यू होती है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू K जो है एक धनात्मक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो K की कुछ वैल्यू होती है। निर्वात में कुछ दूसरा होता है, हवा में कुछ दूसरा होता है। तो इसको गणना करने के बाद हम लोग जानेंगे कि निर्वात में इस K का वैल्यू कितना होता है, मतलब अलग अलग माध्यमों में इसका अलग अलग मान होता है। तो K का मान, तो K का मान इसके लिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1/Q2
Q1 बटा में Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब एप्सिलॉन बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना बल होगा निकालने के लिए, लेकिन अब इसको सही ढंग से गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर तो हम लोग मान रख दिए इसको हम और इस तरह भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये दोनों चार्ज हो गए, ये तो हो गया। लेकिन अब यहाँ से आता है दो चीज हम लोगों के पास, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और क्या जो ये कांस्टेंट है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग के बराबर लिए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर एक धनात्मक नियतांक है। और के की वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, के का मान भी लिख लेंगे 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू यहाँ पर कितना पुट किया है, ये नियतांक है तो फिक्स है, इसके लिए कुछ ना कुछ इसका मान होगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज एक बार और आप लोगों को हम रिपीट कर देना चाहते हैं इसको, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले कूलॉम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के Q1 और Q2 द्रव्यमान है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। जो बल लगेगा उनके द्रव्यमानों के Q1 और Q2 द्रव्यमान है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुपातिक, समान में है ना, तथा उनकी दूरी के वर्ग के, तो दूरी क्या है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो जब इसको हम लोग गुणा कराएंगे तो इस कांस्टेंट, ये समानुपातिक को हटाने के लिए इक्वल का साइन देकर एक कांस्टेंट लगाते हैं, और जिस कांस्टेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होता है। निर्वात में कुछ और होता है, हवा में कुछ और होता है, तो उसी को हम लोग जानेंगे कि हर जगह पे इसका वैल्यू कितना होता है। तो के बराबर हम लोग रखे हैं 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक आया एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, इसका मान क्या होता है, इसको डिटेल में जानने के लिए यहाँ तक भी सही है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक तो अभी इसका थ्योरम या फॉर्मूला निकला, इस पर बैठाकर हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है थ्योरेटिकल ढंग से कि एप्सिलॉन नॉट क्या है और हवा में इसका वैल्यू कितना होता है। जैसे हवा में दोनों चार्ज रहेंगे या मुक्त अवस्था में दोनों चार्ज रहेंगे, तो वहां पर कितना मान होगा एप्सिलॉन नॉट का। तो ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, तब आगे देखते हैं। अब आते हैं जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या मुक्त आकाश की परावैद्युता है। क्या है? परावैद्युता। परावैद्युता, तो परावैद्युता क्या है, इसके बारे में इतना ही जान लीजिए कि परावैद्युता जो है ये एक गुण है। किसका गुण है? ये निर्वात का एक गुण है। क्या है? ये एक गुण है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.9 × 10⁻⁻12। ये है फैराडे मीटर इनवर्स। ये इसको क्या बोलता है? फैराडे मीटर इनवर्स होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। कहाँ पर? निर्वात में। अब यहाँ पर देखते हैं एक चीज, यहाँ पर आप लोगों को बता देना, स्टार डालकर लिख लीजिएगा कि जो के था हम लोग का के, तो के का मान, के का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। ये किसका मात्रक होता है? के का एसआई मात्रक। तो ये निर्वात में ये तो निर्वात क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात या मुक्त आकाश की
परवैधुकता एप्सिलॉन नॉट से इसको सूचित किया जाता है। इसका मान कितना होता है 8.9 गुणे 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। और के का SI मात्रा कितना होता है। अब हम लोग ये तो देख रहे थे कि निर्वात में इसका क्या होता है, F बराबर क्या होता है। निर्वात में हम आप लोग को बता चुके हैं F बराबर क्या होता है Q इंटू Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नहीं होता है ना, ये इसका बल की परिभाषा है 1/4 पाई है, डायरेक्ट 1 से गुणा करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब ये दोनों चार्ज निर्वात में न रहकर हवा में रहेंगे तो क्या होगा, उसकी परवैधुकता क्या होगी। या जब ये दोनों चार्ज निर्वात में न रहकर हवा में रहेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। और वहां पर हवा में इस कांस्टेंट का मान क्या होता है, इस के की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर तो निर्वात में के का ऐसा मतलब ये होता है, और के का मान निर्वात में एक चीज यहाँ पर छूट गया है, के का वैल्यू निर्वात में होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। यानी निर्वात में के की वैल्यू होती है इतनी 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, ये तो निर्वात की बात थी, लेकिन अब जहां पर हवा रहेगा, जहां पर जब ये दोनों आवेश निर्वात में नहीं रहेंगे तो अब उसके बाद देखेंगे कि वहां पर इसका वैल्यू क्या आता है। क्या होगा तो उसमें हम देखे थे कि जब दोनों आवेश निर्वात में थे। अब इसमें क्या है, जब निर्वात न होकर कोई और माध्यम हो, यानी मान लो हवा हो, कोई और माध्यम हो यानी हवा हो, कोई और माध्यम यानी मान लो कोई भी हो, हवा भी हो सकता है, हवा में लेते हैं तो माध्यम की आपेक्षिक परवैधुकता का एक सूत्र होता है, आपेक्षिक परवैधुकता का ये होता है फॉर्मूला एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर हम अगर एप्सिलॉन का केवल मान निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के, तो हम लोग को यहाँ पर मिलता है एप्सिलॉन का वैल्यू ई आर इंटू एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो माध्यम हवा लिए हैं, तो वहां पर हम लोग निर्वात में थे तो एप्सिलॉन नॉट लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माध्यम में हवा आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि जब माध्यम हवा हो तो ई आर बराबर 1। ई आर बराबर क्या होगा, अपेक्षित परवैधुकता की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे F इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन गुणे Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन क्यों लिए हैं, क्योंकि ये हवा में है और वो निर्वात में था, इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन की जगह पर इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का आएगा F इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग, तो ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं F इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई, अब ये ई आर की वैल्यू हमको कितना लेना है 1, तो 1 में एप्सिलॉन नॉट में गुणा कराएंगे तो वही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी F इक्वल टू, अब हवा में इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग का F इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब F इक्वल टू हम लोग आ गया इतना, यहीं पर हो जाता है ये प्रूफ। ये तो ये हवा में हम लोग निकाल दिए। अब देखते हैं ये हवा में हम लोग आ गए, तो अब आगे देखेंगे कि हवा में इसका मान जिस तरह उसमें K का मान था निर्वात में, तो अब हवा में देखेंगे K की वैल्यू कितना होती है और उसको इसमें पुट करें कि हवा में K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो अब क्या करेंगे, इसके जगह पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा F इक्वल टू, देखिए 9 गुणे 10⁹, इसके जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 9 गुणे 10⁹, और उसके बाद हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई, ये यहाँ पर गुणा है, Q1/Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जाकर हम लोगों को निर्वात में भी पता चल गया और हवा में भी, दोनों में हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं। और मेन फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब ये तो हो चुका है, इस पॉइंट को पढ़ा दिए। विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम और विद्युत बल के लिए कूलाम के नियम की कुछ मुख्य शर्तें हैं। अब देखते हैं कूलाम के नियम के कुछ मुख्य तथ्य हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है। तो यह नियम जो है केवल वितरित आवेशों पर ही लागू होता है, गतिशील आवेशों पर नहीं। और कोई दो आवेश है और उनके आसपास कोई और आवेश है, तो उनके आकर्षण और विकर्षण पर उसकी उपस्थिति से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो पहला हम लोग ये लिखेंगे कि यह नियम केवल वितरित, यह नियम केवल वितरित आवेशों के लिए है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं है। मतलब वितरित आवेशों, मतलब वितरक मतलब लेन देन, ये गतिशील आवेशों के लिए नहीं है। यह नियम केवल बिंदु आवेश पर ही सही है। ठीक है, केवल बिंदु आवेश, दो आवेशों के बीच की दूरी के लिए ये सही है। इसके बाद तीसरा नियम कहता है कि दो आवेशों के आकर्षण एवं विकर्षण किसी दूसरे आवेश
उपस्थिति में अप्रभावित होता है। सपोज एक मान लीजिए यहाँ पर कोई दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, प्लस प्लस हो या प्लस माइनस, एक तीसरा चार्ज यहाँ पर है, तो इस दोनों के आकर्षण विकर्षण पर इसकी उपस्थिति से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यही इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो तीनों आप लोग को लिखवा चुके हैं। यह नियम केवल वितरित आवेशों के लिए है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। यह नियम केवल बिंदु आवेश पर ही सही है, और तीसरा दो आवेशों के बीच ये बता दिए। और इसके बाद हम आप लोगों को एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि जितना पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसका थोड़ा गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि आईएससी है और उतना बहुत बेसिक ढंग से इस सब चीज को समझाया गया है। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आप लोगों से हम मिलेंगे।